जो हमने सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर वगैरह की डेफिनेशन जो है वो कर ली थी। नेक्स्ट एक रिमार्क है। रिमार्क में लेट बी इज इक्वल टू जी इनवर्स, दिस इम्प्लाइज, ये कॉन्जुगेट की डेफिनेशन आपको पता है, ए इज इक्वल टू जी इनवर्स बी जी डबल इनवर्स, और ये एक्चुअली किसकी इक्वल होता है, जी इनवर्स बी जी। अब देखें, हम बेसिकली यहाँ पे ये शो करना चाह रहे हैं कि ए और बी का जो ऑर्डर होगा, जो दो एलिमेंट्स कॉन्जुगेट होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो भी सेम होता है। अब जरा देखें, अगर हम बी की पावर एम लेते हैं, बी पावर एम, हम उसको क्या लिख सकते हैं, जी ए जी इनवर्स टू द पावर एम। अब सपोज हमें नहीं पता कि ये ग्रुप कम्यूटेटिव है या नहीं, जिस ग्रुप के हम एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं हमें नहीं आइडिया सपोज के वो ग्रुप कम्यूटेटिव है या नहीं। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जी इनवर्स इंटू जी ए जी इनवर्स अप टू सो ऑन जी ए जी इनवर्स, और ये हम कितने टाइम लिखेंगे, एम टाइम्स लिखेंगे। अब अगर आप देखिए एसोसिएटिव लॉ जब हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ यूज़ करने की वजह से ये बन जाएगा जी ए जी इनवर्स जी इंटू ए जी इनवर्स जी इंटू ए एंड सो ऑन। यहाँ पे इससे पहले एक जी इनवर्स मौजूद होगा, उसके साथ ये कम्यूट करेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी इनवर्स जी, और लास्ट पे आ जाएगा ए इनवर्स, सॉरी ए जी इनवर्स। सो अब देखें जी ए एज इट इज, ये जी इनवर्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी। नेक्स्ट ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा एंड सो ऑन, ये ए आ जाएगा और लास्ट पे ये जी इनवर्स रह जाएगा। अब ये जो है ये कितने टाइम है, ये एम टाइम्स है। जी इनवर्स जो है और जी जो है मिडिल वाले वो सारे कैंसिल हो गए, जस्ट क्या रह गया, ए मिडिल में रह गया और लेफ्ट और राइट पे उसके क्या रह गया, जी इनवर्स रह गया। अब ए जो है एम टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ए टू द पावर एम जी इनवर्स। सो यहाँ से हमारे पास क्या आया, बी टू द पावर एम इज इक्वल टू जी ए टू द पावर एम जी इनवर्स। ठीक है जी। इससे आपको क्या मिलता है, अब देखें ए पावर एम अगर आइडेंटिटी आएगा तो जी बी पावर एम भी क्या आएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आ जाएगा ना। ठीक है, तो अगर ए का ऑर्डर एम है तो बी का ऑर्डर भी क्या होगा, एम होगा। दैट इज बी टू द पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ ए टू द पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमने क्या शो कर दिया, ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर्स। ठीक है जी। अच्छा, एक इसके साथ एक और रिमार्क, अगर इसको आप वन का नेम कर देते हैं तो एक और छोटा सा रिमार्क है, इफ जो एक्स हम कंसिडर करते होते हैं नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर में, अगर वो सिंगलटन सेट हो, दैट इज, सर ये एक और रिमार्क करवा रहे हैं अलग से। जी इसी का आप ए बी पार्ट कर लें, वन टू कर लें, सिंगलटन सेट है, देन सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर जो है वो इक्वल आएंगे। अगर सिंगलटन सेट हम ले रहे हैं तो उसमें नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर जो है वो इक्वल आएंगे। देखिए ना, सेट में एलिमेंट ही एक है
तो आपने एक ही एलिमेंट के साथ सेंट्रलाइजर भी फाइंड करना है और एक ही एलिमेंट के साथ नॉर्मलाइजर भी फाइंड करना है। तो जितने नॉर्मलाइजर में कम्यूट करेंगे उतने ही सेंट्रलाइजर में कम्यूट करेंगे एक्स के साथ। ठीक है जी, तो ये रिमार्क है कि ओके जी। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्जुगेट क्या होता है? एन एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट, सही है, मार्क हमने याद रखना है ना, प्रूफ तो नहीं करना इसका। नहीं ऊपर वाला तो प्रूफ मैंने करा दिया है ना कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के ऑर्डर जो है वो सेम होता है। सर वो तो करना है, ये नीचे वाला सेकेंड ये बस मार्क। इससे याद रखना है आपने। एन ओके। एलिमेंट A belonging to G is called self conjugate if for G belonging to G, A is equal to GA, G inverse self conjugates elements are also called as central elements। सेंटर के एलिमेंट्स भी ये होते हैं, सेंटर जो हम सेंटर की डेफिनेशन की हुई है, तो जो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं वो किसके एलिमेंट्स होते हैं? वो सेंटर के एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो जो एक एलिमेंट है वो अपने साथ ही कॉन्जुगेट बन रहा है, जैसे बी जो है वो ए की इक्वल ही है, तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट। अब देखें ना ये चीज़, अगर इसका आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बेसिकली क्या बन जाता है? ये बन जाता है ए जी इज इक्वल टू जी ए। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव। जी कम्यूटेटिव। सेंटर की डेफिनेशन में आप ये कर रहे होते हैं, सेंट्रलाइजर में भी और सेंटर में भी। तो सेंट्रल एलिमेंट्स इसलिए बनेंगे क्योंकि ये जो है सेंटर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्रॉलरी है एक, एन एलिमेंट x in G is self conjugate if and only if x belongs to centralizer of G in G, या इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हैं? सेंटर ऑफ G। अगर सेंटर ऑफ G में होगा, देखिए सेंटर ऑफ G को आप डिनोट कैसे करते हैं? Z इंटू जी, इससे डिनोट करते हैं। Z इंटू जी रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेंटर ऑफ G को। तो वो ये कह रहा है कि अगर एक एलिमेंट जो है x वो सेल्फ कॉन्जुगेट है, तो वो जो है वो किसका एलिमेंट होगा? सेंटर का एलिमेंट होगा। और अगर सेंटर का एलिमेंट होगा तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। सेंटर के एलिमेंट में तमाम जी जो है उसके साथ कम्यूट कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ एक कॉन्जुगेट के लिए हमें कोई एक ऐसा चाहिए होता है जो उसके साथ कम्यूट कर रहा हो। तो इफ एंड ओनली इफ के साथ ये प्रूव हो सकता है। आप लोग इसको ट्राई करें, हम मंडे को आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये हुआ या नहीं हुआ। सर कौन सा प्रूफ ट्राई कर रहे हैं? ये क्रॉलरी अच्छा हमाद है क्लास में? सर एक और प्रूफ करवा दें, आपने वो भी पेंडिंग पे रखा हुआ है। कौन सा? सर वो हुआ ही नहीं था। अच्छा, ये डेफिनेशन के बाद मुझे बताया था।
let A belonging to G, then the subset of all elements of G which are conjugate to A is called conjugacy class of A. conjugacy class means set, ठीक है। ये कौन सा सेट होता है, कौन से एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं? वो तमाम एलिमेंट्स जो ए के साथ कॉन्जुगेट होंगे वो इस सेट के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमने ऊपर कहा कि बी जो है वो ए के साथ कॉन्जुगेट है, सी अगर ए के साथ कॉन्जुगेट हो जाता है, डी अगर ए के साथ कॉन्जुगेट हो जाता है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स आएंगे ये सेट को फॉर्म में लिखेंगे, और सेट की फॉर्म में लिखने के बाद हम इस सेट को क्या कहेंगे? कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए। तो इधर मैसेज आया था, क्या मैसेज आया था? हमाद, हाँ जी। हबीब क्या कह रहे हैं, आवाज़ कम आ रही है। हमाद, मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैंने यहाँ पे एक थ्योरम ट्राई करने को कहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनल टर्म के पेपर में भी यही लिखे आएंगे, ट्राई इट। अच्छा जी, ये सेट अब मैं सेट नोटेशन में, सेट बिल्डर नोटेशन में इसको मैंने देता हूँ कि सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, रिफ्रेश करो। सी ए किसके इक्वल होगा? सी ए में वो तमाम बी आएंगे सच दैट बी बिलोंगिंग टू जी एंड बी इज इक्वल टू जी ए, जी इनवर्स वेयर जी बिलोंग्स टू जी। तो जो मैंने आपको वर्ड्स में बताया है कि वो तमाम एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे जो कि क्या होंगे? ए के साथ कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है जी। आप कौन सा प्रूफ कह रही थी, अब बताएं। सर सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। बहुत इजी, बहुत इजी है। तो कोई नॉर्मलाइजर का अगर आपने किया हुआ, नॉर्मलाइजर का मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, ऐसे ही है ना? तो नॉर्मलाइजर का अगर आपने, यस सर, आपने करवाया हुआ है। तो नॉर्मलाइजर का अगर आपने किया हुआ तो सेंट्रलाइजर में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेंटर वाला भी करवाया हुआ है? नहीं, नॉर्मलाइजर का करवाया है। सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये नहीं किया जी हुआ? नहीं। ये कैसे हो सकता है? चलो ये भी कर लेते हैं, सेंटर ऑफ जी भी। सर नॉर्मलाइजर का आपने करवाया हुआ है सब ग्रुप का? सर सेंटर का पूछ रहे हैं। हाँ, सेंटर का नहीं करा। सेंट्रलाइजर और सेंटर दोनों जो है वो सब ग्रुप्स होते हैं। मैं सेंट्रलाइजर आपको करवा देता हूँ। सेंट्रलाइजर इसकी स्टेटमेंट आपके पास लिखी होगी, मैं इसको ऐसे ही फॉर्मली नहीं लिख रहा। सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये हम शो करना चाह रहे हैं। अब देखिए, सब ग्रुप शो करने के लिए क्या करना होता है? दो एलिमेंट्स लेने होते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं और फिर तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू। अब देखें, पहले तो ये भी अंडरस्टूड होना चाहिए कि सेंट्रलाइजर जो है हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपको पता है हमेशा इसमें बिलोंग कर रहा था, मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। यस सर। देन बाय डेफिनेशन
for all x belonging to x belonging to G होना चाहिए, G, x belonging to G होना चाहिए। सर सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स है, जी नहीं है। सर है बट सेंट्रलाइजर में तो x होगा, सेंटर हाँ ऑफ सर ठीक है, g होगा तो ठीक है। then for all x belongs to x we have ax is equal to xa and bx is equal to xb। अब पहले तो हमने ये शो करना है कि b इनवर्स इसमें बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर में। इसको अगर आप 1 का नेम करते हैं, इसको 2 का, फ्रॉम 2 see from 2 what we have bx from 2 we have bx is equal to xb। दिस implies अगर आप इसमें प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं b इनवर्स के साथ, ये क्या बन जाता है, एक्स बी बी इनवर्स प्री मल्टीप्लाई और सॉरी पोस्ट मल्टीप्लाई, so this implies bx b inverse is equal to x, again pre multiplied by b inverse। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का b है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी इनवर्स बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी। ठीक है जी, इस इक्वेशन को आप 3 नेम कर दें। अब आपने क्या शो करना है, अब शो करना है कि ए बी इनवर्स जो है वो भी सेंट्रलाइजर में बिलोंग कर रहा है। नाउ ए बी इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स एक्स। बी इनवर्स एक्स किसकी इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स बी इनवर्स की इक्वल है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए एक्स बी इनवर्स, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स ए यूजिंग इक्वेशन 1। इससे क्या मिलेगा, एक्स इंटू ए बी इनवर्स। हमने स्टार्ट क्या किया था, ए बी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बी इनवर्स। तो दिस implies ए बी इनवर्स belongs to centralizer of x in G। This implies centralizer of x in G is a subgroup of G। Proved। जी और कोई क्वेश्चन? सर ये तो बिल्कुल नॉर्मलाइजर वाला प्रूफ नहीं है वही ना। कहा था ना कि आप अगर आपको वो आ गया तो ये आपके लिए इजी है। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरम है
आपको डॉक्टर सोया पढ़ाती हैं? यस सर। Yes. अ, वो मेरी भी टीचर है, मैंने आपको बताया ना। जी। Yes, sir. उन्होंने मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ाया था जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी। जी। तो अभी बताने का मकसद ये है कि चलें अभी बताता हूँ आपसे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ conjugacy class of an element A belonging to G, C A किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? conjugacy class of A is equal to the index of its normalizer in G and hence divides the order of group. सो ये जो थ्योरम था हमें मैडम ने प्रूफ दे दिया था पेज की फॉर्म में और हमने खुद प्रिपेयर किया था। सो मुझे उनको फॉलो करना चाहिए वैसे। नो सर। क्या था? No, sir. सर आप करवा दें। नहीं, वो कहते हैं ना जिस तरह पढ़े उसी तरह पढ़ाना है। सर हमारा क्या कसूर इसमें? नहीं, मैं देखिए ना, सर हमें वो पढ़ा रही है ना ऑलरेडी, बस अब एक ही टीचर को बार बार हर सब्जेक्ट में। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, मुझे उन्होंने जैसे बताया मैंने वैसे पढ़ाना है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कंजुगेसी, पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देखें क्या कहना चाह रहा है। कंजुगेसी क्लास अगर किसी भी एलिमेंट के हम फाइंड करते हैं उसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली कितने होंगे, इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर इन जी, उसके नॉर्मलाइजर का जो इंडेक्स होगा वो दोनों इक्वल होंगे। टी ए के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो किसकी इक्वल होंगे, इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर इन जी। इंडेक्स क्या होता है, किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होता है? सर डोमेन। शाबाश। और कोई? आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन एग्जाम के रिजल्ट आने लगते हैं। सर नहीं, मतलब वो जो एक रेंज होती है कि 1 से लेके एन तक है, इंडेक्स में यूं होता है। नहीं जी, वो नहीं होती। एनीवन एल्स? जी, इंडेक्स क्या होता है, सब ग्रुप Sir, का इंडेक्स? order of subgroup. सर वो जो आपने बताया था कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट Order of कॉन्सेप्ट क्या? subgroup. शाबाश। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कॉन्सेप्ट। जी। सो हमने ये शो करना है कि नॉर्मलाइजर के जितने लेफ्ट डिस्टिंक्ट को सेट्स होंगे उतने ही कंजुगेसी क्लास के एलिमेंट्स होंगे। let G be a group and A belongs to G and let CA be the conjugacy class of G containing A। मतलब CA जो है वो A की conjugacy class वाला सेट है। अब ये हम स्टार्टिंग में तो वो डिनोट कर रहे हैं चीज़ों को। let N be a normalizer of A and G
दैट इज नॉर्मलाइजर ऑफ ए, उसको हम किस से डिनोट कर रहे हैं? एन से डिनोट कर रहे हैं। ये जो पूरा सेट है उसको हमने एन से डिनोट कर दिया। लेट ए बी द collection of all right cosets of n in G। सर नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट्स को इंडेक्स कहते हैं। जी, डिस्टिंक्ट कोसेट्स ओके सर। उसको हम, अब हमने कलेक्शन एक लेट कर ली है कि इसमें जो n के तमाम राइट कोसेट्स हैं वो उसको हमने a का नेम किया। अब हमने शो क्या करना है? देखें, शो ये करना है कि जो सी ए है उसका ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली किसकी इक्वल है? ए के ऑर्डर की इक्वल है। ठीक है, ए क्या है? ए में तमाम राइट कोसेट्स पड़े हैं n के, और सी ए क्या है? कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए। तो अब देखें, जब भी दो सेट्स का ऑर्डर, कार्डिनलिटी बेसिकली ये तो है ना, कार्डिनलिटी जब हमने इक्वल प्रूव करनी होती है तो ये हम फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने ये चीज़ शो की थी कि हमने क्या करना होता है, हमने हम इधर लेफ्ट कोसेट्स भी ले सकते थे। जी लेफ्ट भी ले सकते थे, दोनों इक्वल इक्वल ही होते हैं ना? नंबर ऑफ इक्वल होते हैं, नंबर इक्वल होते हैं। यस सर। तो जब हमने इनकी कार्डिनलिटी इक्वल प्रूव करनी है या ऑर्डर इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या शो करते हैं? हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में एक मेथड पढ़ा था कि हम उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग शो कर देते हैं। हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं और शो करते हैं कि वो मैपिंग क्या है? बाइजेक्टिव है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, इंटरवल से ए बी तक वो हम शो कर रहे थे कि वहाँ पे वो कार्डिनलिटी उन दोनों की सेम है। वो इन्फिनिट सेट्स थे, ये फाइनाइट सेट्स हैं। फाइनाइट सेट्स में भी आप यही मेथड यूज़ करते हैं कि आप उनके दरमियान एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। मैपिंग डिफाइन करने के बाद आप उनको क्या करते हैं? शो करते हैं कि वो बाइजेक्टिव है मैपिंग। जी, मैसेज क्या आया? नेक्स्ट, अब डिफाइन करते हैं मैपिंग। इन दोनों के दरमियान, ए और सी ए के दरमियान एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ मैपिंग फाई फ्रॉम ए टू सी ए। जी, ये मैसेज किसने किया और क्या मैसेज है? सर मैं वो कह रही थी कि थोड़ा हल्का बोलें, इसकी आवाज़ बहुत तेज आ रही है। अच्छा, फाई ऑफ एन जी इज इक्वल टू जी इनवर्स जी, वेयर जी बिलोंगिंग टू जी। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन की है फाई ए से सी ए तक। और अब ऑब्वियसली देखें ना, हमने कहा है कि ए के अंदर क्या है? राइट को सेट्स पड़े हैं एन के। तो अगर हम इमेज सेट लेंगे, सॉरी इनपुट लेंगे, तो इनपुट क्या होगी? राइट को सेट होगा एन जी, और वो किस पे हम मैप कर रहे हैं? हम उसको जी इनवर्स जी पे मैप कर रहे हैं, जी इनवर्स ए जी पे मैप कर रहे हैं। ठीक है जी, जिसके साथ हम राइट को सेट बना रहे हैं उसी के साथ उसका कॉन्जुगेट बना रहे हैं जाके। जी के साथ इधर राइट को सेट बना रहे हैं और उधर जी के साथ उसका कॉन्जुगेट बना रहे हैं। तो इस तरह करके हमने इनको आपस में मैप किया। अब देखते हैं कि क्या मैपिंग वेल डिफाइन है या नहीं। वेल डिफाइन होने के बाद 1 1 शो करेंगे, ऑन टू शो करेंगे। पाई इज वेल डिफाइन हमने शो करना है। लेट एन जी वन इज इक्वल टू एन जी टू। अब वेल डिफाइन में हमने क्या करना होता है? हमने प्री इमेजेस को इक्वल लेना होता है और शो करना होता है कि इमेजेस भी उनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। 1 1 में इसके रिवर्स में काम करना होता है। लेट एन जी वन इज इक्वल टू एन जी टू, दिस implies n is equal to n g2 g1 इनवर्स। देखें, किसी भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर सेट जो है, को सेट जो है वो n के इक्वल आ जाता है, तो उसका मतलब ये है कि g1 g2 इनवर्स जो है वो n का एक एलिमेंट है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने ये देखा था कि h हमने कंसिडर किया था
मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। 0 2 4 6 हमने कंसिडर किया था। हमने ये देखा था कि जब हम 2 के साथ इसका कोसेट बनाते हैं तो वो एग्जैक्टली h के इक्वल आ जाते हैं, बट जब हम 1 के साथ इसका कोसेट बनाते हैं तो डिफरेंट आता है। तो कोई भी अगर आप सब ग्रुप कंसिडर करते हैं तो उसके एलिमेंट के साथ अगर आप कोसेट बनाते हैं तो वो वही चीज़ आ जाती है, और अगर आप डिफरेंट उसके आउटसाइड कोई एलिमेंट है तो उसके साथ वो डिफरेंट आता है। सर ये G2 G1 G2 इनवर्स लिख दिया आपने, G2 G1 इनवर्स। ओके, तो ये n के एलिमेंट्स हैं। अगर ये n के एलिमेंट है तो इट मीन्स ये किसी स्मॉल n की इक्वल होगा। G2 G1 इनवर्स इज इक्वल टू स्मॉल n से सेट हम कर लेते हैं कि किसी n की इक्वल होगा। ठीक है। नाउ हम दूसरी साइड भी चेक करते हैं कि इमेज क्या इस चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज इक्वल आता है या नहीं आता। तो अगर आप यहाँ से देखें ना, G2 किसकी इक्वल आ जाता है? G2 इज इक्वल टू G1। नाउ G2 इनवर्स A, G2 इज इक्वल टू NG1 इनवर्स A NG1। तो ये क्या आ जाएगा? G1 तो ये कहाँ से आया है? कौन सा? ये तो ये स्टेप नाउ वाला। G2 क्या है? तो ये G1 इनवर्स N इनवर्स A N G1। सर ये नहीं समझ आया नाउ के बाद वाला स्टेप। हमने खुद ये से कंसिडर किया हुआ है ना, G2 इनवर्स A G2, इससे खुद से कंसिडर स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड हमने अभी स्टार्ट किया, यही स्टार्ट किया ना मैंने, G2 इनवर्स A G2 यहीं से स्टार्ट किया इसको। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा? G1 इनवर्स N इनवर्स A N इंटू G1। ठीक है जी, और ये G1 इनवर्स ये क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। अब देखें ये A क्यों बना? यहाँ पर ये n इनवर्स और n आइडेंटिटी हो गया। वजह सर वजह क्या है? वो इनवर्स आइडेंटिटी हो गई है ना सर। ध्यान में ये भी तो है, कम्यूटेटिव लॉ तो नहीं होल्ड कर रहा। n जो है वो नॉर्मलाइजर है A का। n स्मॉल n जो है वो स्मॉल a के नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है। स्मॉल n कहाँ से लिया हमने? कैपिटल n के वो जो है कैपिटल n के n। कैपिटल n किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? a के नॉर्मलाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जी। नॉर्मलाइजर के जो एलिमेंट्स होंगे अगर सिंगलटन सेट है तो वो तो कम्यूट कर जाते हैं ना। लेकिन अभी आपने ऊपर शो किया था कि नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर इक्वल हो जाते हैं। तो अब n जो है वो a के सेंट्रलाइजर में है, इट मींस n a किसकी इक्वल होगा? a n की इक्वल होगा। और यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? a इज इक्वल टू n इनवर्स a n। इस तरह लिख सकते हैं ना। तो यही रीज़न मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये जो है इसकी इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से आप क्या शो कर चुके हैं? यहाँ से हम ये शो कर चुके हैं G2 इनवर्स A G2 इज इक्वल टू G1 इनवर्स A G1, यही शो किया ना। दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ NG2 इज इक्वल टू फाई ऑफ NG1। हमने प्री इमेजेस इक्वल लिए हैं। हमने क्या इक्वल लिया था? NG2 इज इक्वल टू NG1 लिया था, और शो क्या कर दिया है? फाई ऑफ NG2 इज इक्वल टू फाई ऑफ NG1। क्लियर? जी सर। सर इस जो नाउ के बाद आपने लिखा है G2 इनवर्स A G2, ये आपने क्या किया है? मतलब उसका कॉन्जुगेट लिखा है A का? देखिए हमने प्री इमेजेस इक्वल लिए हैं NG1 और NG2, तो हमने शो क्या करना है कि ये जो इसका इमेज बनेगा G1 के इमेज कॉरस्पॉन्डिंग इमेज क्या बनेगा? G2 बनेगा।
G1 नहीं, G1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इस मैपिंग के अकॉर्डिंगली इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? G1 इनवर्स A G1, जी। और G2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? G2 इनवर्स A G2। तो हमने यही शो करना है कि ये G2 इनवर्स A G2 जो है वो इक्वल होना चाहिए G1 इनवर्स A G1 के। ओके सर। तो हम उसी तरह से इसको लेफ्ट साइड एक लेते हैं और इक्वल प्रूव कर देते हैं वो राइट हैंड साइड के। G2 इनवर्स A G2 इज इक्वल टू G1 इनवर्स A G1। ठीक है जी। जी सर। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब 1 1 इसमें करना है। मैंने जिस तरह कहा था कि 1 1 इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है समहाउ। उसमें हमने इमेजेस की इक्वल लेके प्रूव करना होता है कि प्री इमेजेस इक्वल है। phi of ng1 is equal to phi of ng2. This implies g1 inverse ag1 is equal to g2 inverse ag2. This implies g2 g1 inverse ag1 g2 inverse is equal to a। मैंने pre multiply and post multiply by g2 और g2 inverse। This implies g2 g1 इनवर्स इंटू ए, और ये क्या है g1 g2 इनवर्स इज इक्वल टू ए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट ये क्या नो बन सर। जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट को मैं लिख सकता हूँ g1 g2 इनवर्स इनवर्स ए g1 g2 इनवर्स इज इक्वल टू ए। इस तरह लिख सकते हैं। देखें ये जो एलिमेंट है g1 g2 इनवर्स, ये ए को नॉर्मलाइज कर गया, ऐसे ही है ना? ए को इसने नॉर्मलाइज कर दिया ना। यस सर। तो दिस जी सर। इम्प्लाइज g1 g2 इनवर्स किस में चला जाएगा? n का एलिमेंट बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज g1 बिलोंग टू ng2, बट g1 किसका एलिमेंट है? ng1 का एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइज ng1 is subset of ng2। Similarly, we can show that ng2 is subset of ng1। जो यहाँ से मैंने g2 को इधर लेके आया, अगर मैं यहाँ पे g1 को इधर लेके जाता हूँ तो आपका यहाँ पे एलिमेंट फिर क्या बनेगा? ये वाला आपका एलिमेंट बनेगा g2 g1 इनवर्स। तो वहाँ से आपका जो है g2 जो है वो ng1 का एलिमेंट बन जाएगा। और ये सिमिलर वाला आप प्रूव कर सकते हैं, ये सिमिलरली ही चलेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो आप इनको क्या लिखेंगे? इम्प्लाइज सर बस ऐसे सिमिलरली करके ऐसे ही छोड़ते हैं या करें पूरा इसको? नहीं, इतना ही काफ़ी है। I is 1 1। ऑन टू में आपको पता है आपने एक ही स्टेटमेंट लिखनी होती है। फॉर एवरी g इनवर्स g belong to CA, we have right coset ng such that phi of ng is equal to g inverse AG।
Thus, phi is bijective, hence cardinality of A is equal to cardinality of CA. दूसरा पार्ट हमने क्या शो करना था कि CA का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब देखें जो इंडेक्स सब ग्रुप होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होता है। हमने लेग्रांज थ्योरम में यही शो किया है कि ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप्स डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो यहाँ पे हमने जस्ट वही रीजन दे देनी है। बाय Lagrange index of n divides order of G, बिकॉज n जो है वो सब ग्रुप है G का। लेग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स जो है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ओके जी, नेक्स्ट है क्लास इक्वेशन। let G be a सर ये डेफिनेशन है अलग से। G definition finite group of order n, then the number of conjugacy classes will also be finite। हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्जुगेसी क्लास होगी और वो जो कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी वो भी फाइनाइट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो G के वो फाइनाइट हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेसी क्लासेस बनेंगी वो भी फाइनाइट बनेंगी। हम डिनोट कर देते हैं लेट C1 T2 T3 up to so on CR with the all conjugacy classes of with M1 M2 up to so on MR number of elements respectively। तो हमें पता है कि C1 अगर एक कंजुगेसी क्लास है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ होंगे, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं C2 के अंदर, तो हम ये डिनोट कर रहे हैं कि C1 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स M1 है, C2 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो M2 हैं। सपोज 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं।
तो हम तो जस्ट उस नंबर को डिनोट कर रहे हैं M1 M2 MR से, कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स R के अंदर है, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स C3 के अंदर है, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स C2 के अंदर है। देन क्लास इक्वेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ C1 प्लस ऑर्डर ऑफ C2 up to so on order of CR, that is N is equal to M1 plus M2 up to so on MR, where each सर n इज इक्वल्स टू लिखा है आपने। Gn is equal to each Mi divides n, हर Mi जो है वो m को n को डिवाइड करेगा। ये जो 1 हमने लिखी है, द इक्वेशन one is called class equation। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये क्लास, सो कॉन्जुगेसी क्लासेस अगर गिवन हो तो हम ग्रुप का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ग्रुप का ऑर्डर गिवन हो तो हम उसमें से अगर कोई एक दो मिसिंग है कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर तो हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पी ग्रुप की। P for prime, let G be a group of order P power n, where small p is a prime, then p obviously डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, क्योंकि वो p की पावर ही है तो उसको जरूर डिवाइड करेगा। इफ ऑर्डर ऑफ every element of G is also some power of G, some power of P, then G is called P group। ठीक है जी। अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो की P की पावर में हो और उसके अलावा हर एलिमेंट जो है उसका ऑर्डर भी P की पावर में हो तो हम उसको क्या कहते हैं? जी उसको क्या कहते हैं? पी ग्रुप। पी ग्रुप। एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ। V4 हमने पढ़ा हुआ है, 1A B A B, इसका ऑर्डर क्या है? सर 4 है इसका ऑर्डर। अब देखें इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी के अलावा हम एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात करते हैं तो ए का ऑर्डर यहाँ पे 2 है, बी का ऑर्डर 2 है और ए बी का ऑर्डर भी 2 है, तीनों के ऑर्डर्स 2 हैं। और V4 का ऑर्डर जो है वो क्या है? 4 है। 4 किसकी प्राइम पावर होती है? किस प्राइम की पावर होता है? 2
2 की सर। हाँ जी, तो 2 पावर 2 होता है। P जो है वो V4 जो है वो उसका ऑर्डर 2 पावर 2 है। सो पहली कंडीशन ट्रू होगी कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो प्राइम की पावर में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके जो एलिमेंट्स के ऑर्डर्स हैं वो उसी प्राइम की फॉर्म में हो, मतलब P पावर 1 किसी का ऑर्डर हो, किसी का P पावर 2 ऑर्डर हो, मैक्सिमम उसके पावर जो ग्रुप के ऑर्डर की पावर है उस तक उसके ऑर्डर्स होने चाहिए। तो तमाम एलिमेंट्स जो है उनका ऑर्डर क्या है, 2 2 है। तो ये कौन सा ग्रुप होगा? P group, 2 ग्रुप इसको कहेंगे 2 group. जी, क्योंकि यहाँ पे प्राइम 2 सर मैं सारे एलिमेंट्स की जो हम ऑर्डर है उसकी कोई ना कोई पावर लें तो वो ग्रुप का ऑर्डर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको पी नहीं ग्रुप कह रहे हैं। नहीं, जो ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर है वो क्या है? यहाँ पे हमारा प्राइम क्या है, पी क्या है, यहाँ पे 2 है। 2. तो जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर भी 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 3 उसका ऑर्डर नहीं होना चाहिए किसी एलिमेंट का, 4 6 नहीं होना चाहिए किसी एलिमेंट का ऑर्डर, 5 नहीं होना चाहिए, तब ये कंडीशन ट्रू होती है। सर ए और जो सिंगल बी लिखा हुआ है ये 2 कैसे हो रहा है इनका ऑर्डर? ये मैंने आपको डिफाइन करके दिया हुआ है, इसमें डिफाइन ही हम कैसे करते हैं V4 को, ए बी सच दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा सर, ये वो किलाइन ग्रुप की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसका V4 भी कहते हैं, क्लाइन 4 ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है तो सर। इसको हम क्या कहेंगे फिर? 2 ग्रुप कहेंगे। इसी तरह आप Q8 को डिस्कस करेंगे और उसको शो करेंगे इज अ 2 ग्रुप। मैं आपके असाइनमेंट ये अपलोड कर दूंगा, शो दैट Q8 इज अ 2 ग्रुप। पहले तो आप इसके सब ग्रुप्स फाइंड करेंगे, किस किस ऑर्डर के कौन कौन से सब ग्रुप्स इसके बनते हैं, कहीं हमने डिस्कस किया हुआ है इसको? No, sir. सर किया हुआ है शायद। नहीं किया हुआ, तो आपने मुझे बता देना, मैं आपको एक नहीं किया, नॉर्मलाइजर वगैरह में किया था, ये वाला नहीं किया सब ग्रुप। मैं आपको इसके सब ग्रुप्स की जो है एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है एक बुक में, तो मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा। मुझे सर इसका करना क्या है अभी आपने क्या अभी आपने ये शो करना है कि ये 2 ग्रुप है। तो 2 ग्रुप चेक कर तभी कर सकते हैं इसके, आप जो है वो एलिमेंट्स जो है वो बताओ, एलिमेंट्स की ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है। तो Q8 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑनलाइन ऑनलाइन टीचिंग के सानात, इसमें मैं सोच रहा हूँ एक कॉलम लिखना चाहिए, क्या ख्याल है? सेंटर ऑफ P ग्रुप इज नॉन। सर आपने किसके एलिमेंट पूछे थे? Sir, plus minus I, plus minus J, plus minus K. Q8 की. ठीक कह रही हैं आप। इसका मैं आपको प्रूफ सेंड कर दूंगा, आप लोग खुद उसको रीड करके फिर अगर कंफ्यूजन आती है तो आप लोग मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा उसमें। द सेंटर ऑफ P ग्रुप इज नॉन ट्रिवियल। हम ये शो सर ये आप खुद सेंड किए करेंगे? जी मैं सेंड करूंगा, आप उसको सिर्फ आपका काम होगा समझना उसको। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि P ग्रुप का जो सेंटर होता है वो नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल मीन्स क्या है? देखें, कोई भी अगर हमने जैसे सेंट्रलाइजर में भी बात की है, नॉर्मलाइजर में भी बात की है, नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर और सेंटर, उसमें हमेशा आइडेंटिटी मौजूद होता है, ये हमेशा होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो P ग्रुप होता है उसमें सिर्फ आइडेंटिटी नहीं होती, और भी एलिमेंट्स होते हैं। उसके जो सेंटर होता है उसमें आइडेंटिटी के अलावा भी एलिमेंट्स होते हैं। नॉन ट्रिवियल यही होता है मीनिंग कि उसमें ट्रिवियल जो सेंटर है वो नहीं आएगा, उसके अलावा भी एलिमेंट्स उसमें मौजूद होंगे। तो हमने ये शो करना है कि जो सेंटर ऑफ G है, अगर G जो है वो P ग्रुप है तो उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे शो करना। तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग फिर इसको देख लेना। सर वो ऊपर आपने जो V4 कराया है
P इज इक्वल टू 2 आया है, मुझे एक बार फिर बता दें कि अगर हमारे पास 4 आया था ना तो वो 2 की मतलब कोई पावर बन रहा था, 2 पावर 2, तो मतलब जो सारे ऑर्डर्स हैं V4 के एलिमेंट्स के वो ऐसे आने चाहिए कि 2 रेज़ टू पावर 2 जो है वो उनको डिवाइड कर सके। नहीं 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 नहीं, 2 रेज टू पावर में होने चाहिए, मतलब 2 पावर 1 में उसका ऑर्डर होना चाहिए एलिमेंट का, या 2 ओके सर, ओके सर। इस तरह अगर हम उसको लें Z6 को लें तो 6 का तो कोई पावर नहीं बनती। जी, तो Z6 में 6 तो खुद भी किसी प्राइम की पावर नहीं है ना। 6 ही आएगा, 6 पावर 1। नहीं, तो प्राइम तो नहीं है। प्राइम में लेना है। तो हमारी जो पी ग्रुप की यस डेफिनेशन सर। में पहली कंडीशन है वो क्या है, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, किसी प्राइम की पावर में होना सर चाहिए। अगर हम Z5 लेंगे फिर? जी, उसमें आप फिर एलिमेंट्स को देखेंगे साथ, Z5 तो उसका ऑर्डर तो 5 की पावर बन रहा है, लेकिन उसके एलिमेंट्स फिर आप देखेंगे। Z4 को भी आप चेक करेंगे, Z5 को भी चेक करेंगे, Z8 को चेक करेंगे। उसके अलावा Z16 चले वो तो बड़ा नंबर हो जाता है। Z2 Z3 Z2 Z3 Z5 Z8, तो ये एलिमेंट्स आप इजीली, Q8 आपको मैंने बता दिया। तो ये एलिमेंट्स आप ये जो ग्रुप्स हैं आप इजीली चेक कर सकते हैं कि इनके अंदर क्या क्या बिहेवियर आ रहा है इसका। अच्छा जी। ओके जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्जुगेट सब ग्रुप। पहले हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट की पढ़ी है, अब कॉन्जुगेट सब ग्रुप। लेट H be a subgroup of G म्यूट करें जी, इसकी आवाज आ रही। define a set K is equal to GH G inverse such that H is equal to GH G inverse, where H belongs to H and G belongs to obviously G. For some G belonging to G. अभी हम इसको शो करेंगे कि जो K बन जाता है ये अगेन सब ग्रुप बन जाता है। अभी तो ये सेट हमने लिखा है ना, इस फॉर्म में जो बन रहा है सेट एक है, तो हम इसको शो करते हैं अभी थ्योरम में कि ये K जो बनता है ये अगेन एक सब ग्रुप बन जाता है G का। तो फिर K और H एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे। तो थ्योरम है if H is a subgroup of G and K is conjugate to H, then सर ये क्या लिखा है आपने? एंड के K is conjugate, then K is also K is also a subgroup of G। तो सब ग्रुप शो करने के लिए हमें क्या करना होगा,
हमें 2 एलिमेंट्स लेने होंगे और उनका इन्वर्स जो है उसी में बिलोंग कराना होगा। तो हम लेट करते हैं let A B belong to A, that is then A is equal to क्या होगा, G H1 G इनवर्स, और B किसके इक्वल होगा, G H2 G इनवर्स, where H1 H2 belong to H. Now AB inverse is equal to GH1 G inverse into GH2 G inverse। एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा G इनवर्स GH2 G इनवर्स इज इक्वल टू सर ए बी इनवर्स है ना, तो बी वाले पे इनवर्स नहीं आएगा, दोनों सेम लिख दिए हमने। इज इक्वल टू GH1 G इनवर्स। इसको अगर आप पेयर वाइज करेंगे तो ये फिर भी यही चीज़ आ जाएगी GH2 G इनवर्स। तो इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो फर्स्ट वन जो है वो लास्ट पे आ जाएगा और लास्ट वन जो है फर्स्ट पे आ जाएगा, क्योंकि जब हम डबल इनवर्स करेंगे तो वो यही चीज़ें आ जाएंगी। अब एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे GH1 H2 G इनवर्स। अब H1 इंटू H2 क्या होगा, तो दोनों H से बिलोंग कर रहे हैं। इसका इनवर्स आएगा ना, H3 होगा। अच्छा जी। इसमें देखिए ये H2 इनवर्स बनेगा, मिस्टेक है। H2 इनवर्स H1 और H2 का जो इनवर्स है, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसका एलिमेंट बनेगा, ये H का कोई नया एलिमेंट बन जाएगा, इसको हम H3 का नाम दे देते हैं। GH3 G इनवर्स H1 H2 inverse belongs to H, so this implies AB inverse is equal to GH3 inverse G, और ये किसका एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा, ठीक है जी। दिस implies AB inverse belong to A, ठीक है जी। दिस implies A is subgroup of G।